कालगति उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ खेलती है। और रानी जो कि तीर चलाने वाले हाथ थे रानी के बचपन से ही, वो उनके हाथों में चूड़ियां कब तक शोभा देती हैं, अर्थात वो स्वयं वीरता की अवतार थी और वो रानी विधवा हो गई हैं। उनके ऊपर फिर से बहुत बड़ा संकट छा गया है। निसंतान मरे राजा जी। राजा जो थे निसंतान, यानी कि रानी के कोई अभी पुत्र नहीं हुए थे, बहुत ही कम अवधि में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। रानी शोक समानी थी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, उनके कोई पुत्र नहीं थे, निसंतान ही राजा की मृत्यु हो गई और इस सारे दुख के साथ रानी शोक में समा गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी की कहानी को सुनते हैं आगे। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। जब झांसी का दीप बुझ गया, अर्थात राजा की मृत्यु हो गई और उनके कोई संतान नहीं थे, तो उस समय जो जनरल डलहौजी था, अंग्रेज का जो सेना नायक था, वो मन में हर्षाया, बहुत ही खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया और झांसी के राज्य को हड़प करने का यह अच्छा अवसर पाया, क्योंकि कई क्षेत्र में, कई जिलों में, कई राज्य में ये अपना अधिकार सब पा चुके थे। पूरा भारत धीरे धीरे गुलाम हो चुका था, लेकिन झांसी पर अभी थोड़ी सी इसका कहर बाकी था और राज्य को हड़प करने की पूरी मन में तैयारी कर ली डलहौजी ने। फिर फौरन फौजे भेजे दुर्ग पर, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, यानी कि तुरंत अपने फौज को भेज दिया, सैनिकों को भेज दिया, अपने सैनिकों को भेज करके रानी के झांसी पर अपने उस दुर्ग पर, किले पे झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ब्रिटिश राज्य जो डलहौजी था वो लावारिस, यानी कि झांसी पूरी तरह से लावारिस हो चुकी थी। कहते हैं जिसकी कोई संतान नहीं होता है और वो जो राज्य करने वाला राजा है वो भी नहीं है, तो वो निसंतान होकर ही मरे थे, इसलिए पूरी तरह से लावारिस माना जा रहा था। और डलहौजी जो ब्रिटिश राज था इस पर बहुत ही उत्सुक हुआ और अपनी फौजों को भेज करके दुर्ग पर अपना झंडा भी फहरा दिया और फिर उस राज्य को हड़प करने का, उसका वारिस बन करके कैसे आगे होता है। फिर आगे क्या होता है देखिए। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। ऐसे हालात में अब रानी को थोड़ी थोड़ी चेतना आती है और अश्रुपूर्ण, यानी कि पूरे दुख के सागर में डूबी हुई रानी के साथ ऐसी विडंबना होती है और वो फिर झांसी हुई वीरानी थी। रानी देखती है कि पूरी झांसी वीरान हो चुकी है, राजा की तो मृत्यु हो गई है और मैं भी इस तरह से हूँ, मैं आगे क्या करूँगी, इसके बारे में फिर रानी क्या सोचती है, कैसे युद्ध करती है, ये देखिएगा कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। रानी के वेदना को देख करके चारों तरफ सभी लोग उनके दुख को देख करके सारे लोग तैयार हो गए। महलों ने दी आग, यानी कि महलों से आग की लपटें, यानी कि वो क्रोध, वो कष्ट उनके मन में जो समाया था, सब लोग उनके साथ होते हैं। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी कि किस तरह से चारों तरफ गुलाम भारत बनता जा रहा है अंग्रेजों के हाथों में। तो यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी और स्वतंत्र कराने को, अपने देश को स्वतंत्र कराने को रानी मन में ठानती हैं और उनके साथ चारों तरफ से लोग उनके साथ हो जाते हैं। झांसी चेती अब वो अपने युद्ध को, अपने सैनिकों को तैयार करती हैं, स्वयं वीर पुरुष बनकर के वीर पुरुषों के साथ युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं और वीरता की तो स्वयं देवी थी। किस तरह से वो स्वतंत्रता की चिंगारी लेकर के पूरे भारत में अंतरतम में उनके आग लगा दी थी कि सारे लोग उनके साथ तैयार थे युद्ध करने के लिए, अपने राज्य, अपने देश को बचाने के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ पूरा जंग छिड़ चुका है। झांसी चेती, सबसे पहले झांसी चेती, फिर दिल्ली चेती, यानी कि झांसी को छुड़ाया, फिर दिल्ली को छुड़ाया, लखनऊ लपटे छाई थी, यानी कि लखनऊ भी उस गुलामी की है। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। रानी के पूरे सैनिकों के साथ, सैन्य दल के साथ किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध
करते करते वो कहाँ तक आई, इसके बारे में देखते हैं। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। उनकी सारी गाथाओं को देखिए, किस तरह से वो अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए किस तरह से सबको उकसाती है, किस तरह से चारों तरफ हलचल मची हुई है अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज तमाम सारे सैनिकों के साथ ऐसे वो अस्त्र शस्त्र पूरे दल के साथ किस तरह से लोगों पर आक्रमण करते हैं, कितनी हानि होती है। आगे देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बनती झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी की कहानी आगे कैसे आगे होती है, देखिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब ये सारी चीजों को सारी जहाँ जहाँ पहुंची, जहाँ जहाँ सबको आजाद कराई, फिर झांसी में आती है, कैसे इनकी गाथा को देखिए, उनकी गाथा छोड़ चले अब झांसी के मैदानों में। अब हम फिर से झांसी के मैदान में चलते हैं, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब उस बीच से बहुत सारी चीजें छोड़ दिया गया है बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये झांसी की रानी समाधि नामक एक पुस्तक है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, उससे कुछ अंश आपको दिया गया है। अब शुरुआत का दिया गया, बीच का दिया गया, अब अंत देखिए रानी लक्ष्मीबाई का अंत कैसे होता है। बहुत ही करुण कथा है ये। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। यानी कि अब झांसी के मैदान में चलिए जो दोबारा युद्ध होता है, और कैसे पूरे मर्दों के बीच में मर्द बन करके किस तरह से वो युद्ध करती है सैनिकों के साथ। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा। अब उनके सामने कौन था? लेफ्टिनेंट वाकर। जनरल डायर डलहौजी की कहानी खत्म हो गई। अब उनको युद्ध में समाप्त करने वाला कौन शख्स था उसके बारे में जानेंगे। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, यानी कि युद्ध करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के समक्ष पहुंच चुका, सामने पहुंच चुका। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। रानी ने तलवार खींच करके जैसे ही उसके ऊपर आक्रमण किया, दोनों में काफी द्वंद्व युद्ध हुआ, यानी कि दोनों प्रतिद्वंदी आपस में युद्ध करते रहे। और अंत में क्या होता है, जख्मी होकर वाकर भागा। जख्मी होकर यानी कि घायल होकर के वाकर वहां से भाग चुका। उसे अजब हैरानी थी, यानी कि वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि एक महिला होकर के किस तरह से वो युद्ध करती है। देखिए आगे, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल की आई, रानी कालपी की तरह, यानी कि काली दुर्गा बन करके किस तरह से बिल्कुल बौखलाते हुए सबके सामने आती हैं। कर 100 मील निरंतर पार, 100 मील निरंतर यानी कि लगातार बिना अंतर 100 मील पार करके आती हैं युद्ध करते करते। और उनके साथ घोड़ा थककर, जो घोड़ा था उनका, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, यानी कि युद्ध करते करते 100 मील पार हो चुकी है। और घोड़ा निरंतर चलते चलते जब थक जाता है तो युद्ध भूमि पे ही गिर जाता है, थक गया, गया स्वर्ग तत्काल सिधा, और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से मार। उसके बाद भी यमुना तट पर जब युद्ध होता है तब अंग्रेजों ने उसके खिलाफ, जब अंग्रेज युद्ध कर रहे थे रानी के खिलाफ, फिर उन्होंने उनसे हार खाई, हार मान ली, और फिर विजयी रानी आगे चली। वहां से विजयी होकर के रानी आगे चली, किया ग्वालियर पर अधिकार, और अपने अधिकार से ग्वालियर को छुड़ा लिया। और युद्ध करते करते ग्वालियर को भी अपने कब्जे में ले लेती है रानी। अंग्रेजों के चाटुकार थे उनके मित्र सिंधिया, उनके साथ खड़े रहे, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और वो राजधानी छोड़ करके भाग जाते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। वहां भी उनको विजय तो मिल गया, रानी वहां से भी युद्ध में विजयी तो हो गई, परंतु कुछ दिनों के बाद पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अंग्रेज सेना फिर से लेकर के आते हैं। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसके सामने कौन था? जनरल स्मिथ। उसने मुंह खाई थी, वो भी उनसे पराजित हुआ, और काना और मदिरा सखियां रानी के साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। इस बार उनके साथ दोनों की सखियां थी, काना और मदिरा, जो जनरल स्मिथ
और फिर इसके पीछे कौन आता है, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। पर पीछे ह्यूरोज आ गया जनरल स्मिथ के बाद। ह्यूरोज यानी कि अंग्रेज सेनापति, फिर ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। अब रानी पूरी तरह से घिर चुकी थी। अंग्रेजों के सैनिकों के बीच रानी घिर चुकी थी। कान्हा और मंदिरा भी घिर चुकी थी और उस पीछे से वार करता है जनरल ह्यूरोज। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। स्मिथ आ गया, वो भी पराजित हुआ। ह्यूरोज आया, उससे भी युद्ध करते करते, लेकिन मारते मारते सबको आगे रानी बढ़ जाती है। किंतु सामने नाला आया, सबको मार के काट के युद्ध करते हुए आगे बढ़ती जाती है। परंतु कुछ समय के पश्चात सामने बहुत ही लंबा चौड़ा नाला आता है। चौड़ा होता, लंबा होता तो शायद पार हो जाता, लेकिन चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि रानी का जो नया घोड़ा था वो अड़ गया। देखिए सामने, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गया सवार। घोड़ा नया था, नया घोड़ा था, वो अड़ गया, नाला को पार नहीं कर पाया और इतने में ही वो स्मिथ जो था वो ह्यूरोज आ गया घोड़ा सवार होकर के। रानी एक शत्रु बहुतेरे, बहुत सारे सैनिकों के साथ आया। रानी अकेली और शत्रु बहुतेरे, यानी कि उनके चारों तरफ शत्रु इतने ज्यादा थे, होने लगे वार पर वार और युद्ध पर युद्ध होने लगा। रानी पूरी तरह से अपना साहस के साथ युद्ध करती रही। घायल होकर गिरी सिंघनी। सिंघनी कहा गया है उनको उपमा किस चीज का दिया गया, सिंघनी का, यानी कि शेरनी से वो घायल होकर के नीचे गिर जाती है। उसे वीर गति पानी थी। सिंघनी होकर गिरी, हाय उसे वीर गति पानी थी, यानी कि अब वो लड़ते लड़ते थक गई, उनको पीछे से किसी ने वार कर दिया और वो नीचे सिंघनी की तरह गिर गई। बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। युद्ध करते करते युद्ध भूमि पर गिर जाती है। उनको तो वीरगति प्राप्त करनी थी, वो सामान्य स्त्री नहीं थी, वो साधारण स्त्री नहीं थी कि उनको साधारण मृत्यु हो, वो तो वीरता के साथ उनकी मृत्यु होती है। और फिर क्या होती है, रानी गई सिधार, यानी कि रानी की मृत्यु हो जाती है। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी तो सिधार गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, वो हमेशा के लिए निर्विष हो गई और उनकी चिता ही दिव्य सवारी थी। दिव्य सवारी मिला तेज से तेज, मिला तेज यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, वह परम गति को प्राप्त होती है, वो सच्चे ईश्वर की ही अधिकारी थी, प्राप्त होने की अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। उनकी उम्र क्या थी, सिर्फ 23, मात्र 23 साल की उनकी उम्र थी। मनुज नहीं अवतारी थी, वो मनुष्य थी, मनुष्य की जन्म हुई थी, स्त्री थी, वो कोई अवतारी नहीं थी, कोई अवतरित देवी देवता की अंश नहीं थी, वो सिर्फ साधारण हम आप जैसे स्त्री ही थी। फिर हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। वो मनुष्य की कोई अवतारी नहीं थी, लेकिन हमको जीवित करने आती है, गुलामी से आजाद करने के लिए आती है। और वो कौन सी नारी बन के आती है, स्वतंत्रता की नारी बनती है और पूरे इतिहास में अपना नाम रोशन करती है। इतिहास में स्त्रियों की वीरता का मिसाल दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, दिखा गई रास्ता हमें दिखा गई कि आज उन्हीं की देन है कि हम स्त्रियों को भी समाज में इज्जत है, समाज में हर जगह एक पद मिलता है, जिससे हम अपने देश की रक्षा के लिए सैन्य सेनाओं में भी भर्ती होते हैं। और फिर हमको रानी लक्ष्मीबाई ने मार्गदर्शन किया है, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, उनको जो हमें सीख सिखानी थी चाहिए थी, वीरता की सीख सिखानी चाहिए थी, वो सिखा चुकी है हमको। बुंदेले गरबों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की कहानी तो हमने सबके मुंह से सुनी है, सबके मुंह से जुबानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किस तरह से वो देखिए चित्र में भी दिया हुआ है। पीछे इनके दत्तक पुत्र दामोदर थे, उनको वो बांध
करके किस तरह से युद्ध करती हैं और पूरे काल की तरह बिल्कुल चारों तरफ हाहाकार मचा करके अंत में उनकी मृत्यु होती है। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई की कहानी समाप्त हो जाती है और पूरे देश में इतिहास में एक अमर गाथा बन करके रह जाती है। अब कवि का परिचय थोड़ा सा पढ़ते हैं। कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जो हमारी कवित्री हैं वो क्या करती है, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके बारे में जानते हैं। तो आइए देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन में से ही इन्हें हिंदी के काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव था। महात्मा गांधी के आंदोलन का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और ये देश प्रेम की कविताएं लिखने लगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में देश प्रेम, साहस और बलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इन्हें जितना सुख देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल जीवन की यातना सहने में मिलता था, उतना ही सुख काव्य रचना करने में भी, ये स्वतंत्रता हमारी ये भी थी, इनकी काव्य रचना करने में भी प्राप्त होता था। इनकी कविताओं में नारी सुलभ ममता और सुकुमारता के साथ ही वीरांगना का शौर्य और ओज भी है। इनकी भाषा सरल तथा स्वाभाविक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो है, जो मैंने आपको अभी वहां से पंक्तियां लेकर के पढ़ाया जो इस कविता में है, झांसी की रानी की समाधि पर नामक एक कविता है जिसमें से कुछ अंश आपको सिर्फ पढ़ाए गए हैं। दूसरा है कदम का पेड़, अगला है मेरा नया बचपन इत्यादि। ये सारी इनकी रचनाएं हैं कवित्री की। अब आपको कॉपी पे जो लिखना है उसको आप देख लीजिए। नए शब्द जो आपको वर्ड मीनिंग है इसको आपको कॉपी पे राइट करना है। क्वेश्चन आंसर हम आपको लिख करके अटैचमेंट में सेंड करेंगे। उसके बाद आपका एक्सरसाइज पार्ट जो आता है कुछ व्याकरण से, इसको स्वयं आप अपने से करेंगे, पूरी बुक पे फिल कर लेंगे, बुक भी चेक की जाएगी आपकी। और इसमें देखिए तीसरा जो बहुविकल्पी है सारा स्वयं टिक करेंगे। पठित पद्यांश पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारी चीज आपको पढ़ना है और ऐसे अपने गद्यांश पद्यांश आपको आएंगे तो आपको जल्द ही जल्द सिलेबस आपको मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो